वेलकम एस्पिरेंट्स। फ्यूचर मिशन 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कक्षा कर रहे हैं। अभी ये कक्षा आज 24 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसका दूसरा सेशन है। अब मैं जो बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनका एनरोलमेंट हो गया है, अब क्लास को हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि जो शुरू का 2 दिन था वो डेमो टाइप का क्लास किया जाता है, ताकि कुछ बच्चे जुड़ने वाले होते हैं, एक्सपेक्ट आपका कुछ टॉपिक आगे ना बढ़ जाए, उसको ध्यान में रख के हमने धीरे पढ़ाया था। आज से टॉपिक आपका विधिवत कक्षा का संचालन होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे TRE 4 के लिए हैं या 71st VPSC देना चाहते हैं या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सभी बच्चे कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है। फैक्ट वाले जो प्रश्न होते हैं, आप इसलिए गलती करते हैं कि किसी कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ के आप नहीं पढ़े रहते हैं। अगर फैक्ट को किसी कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया के साथ आपको क्लियर किया जाए तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो आपके एग्जामिनेशन में ह्यूमन एरर होते हैं, उसका भी मैं कारण बताते चलता हूँ। ह्यूमन एरर का कारण ये होता है कि अति आत्मविश्वास के कारण आप गलती करते हैं। आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप उसको स्किप करके चल जाते हैं। जबकि एग्जाम में जाइएगा तो आसान प्रश्न ज़्यादा, गलती करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आपको ये पता होगा कि आपने देखा होगा, जब एग्जाम आप देंगे, जब आंसर मिलाएंगे, आपको पता चलेगा 10 या 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आता हुआ आप गलत करते हैं। आप बहुत अफसोस भी करते हैं कि इतना आसान, इतना सिंपल प्रश्न हमने कैसे गलती कर दी, इसमें हमको ऐसा क्या हुआ जो हमने गलत कर दिया। उसका कारण है, एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा एग्जाम प्रेशर का हावी होना। तीसरा आपका पड़ोसी, जो आपका एग्जामिनर बगल वाला कंपटीटर है, उसकी एक्टिविटी से ही बहुत बच्चे तनावग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है कि अरे वो इतना बना रहा है, हम इतना कम बना रहे हैं। तो इन सभी तकनीकों को भी मैं आपके क्लास के साथ शेयर करते चलूंगा, ताकि आपको कभी इससे दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए, सभी बच्चे आ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जो आएंगे थोड़ा आगे बैठते चलिएगा, ठीक है। पीछे का सीट आगे बैठेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो पाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, अब हमें क्या करना है कि एग्जाम में जब आप 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे TRE 4 में, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और कुछ सेक्शन ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी पूछा जा रहा है, जो 6 to 8 क्लास में शायद, ठीक है। इसमें क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस वालों का भी कुछ एक्सपेक्ट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जहाँ पर हमको इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर्स को लेकर चलना है। वहाँ पर कहाँ से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। ध्यान ये रखना है कि कभी भी कोई एग्जामिनर यही चाहता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में या किसी भी फिलोसफर के बारे में आपकी जानकारी कहाँ तक है और क्या आप उसके बारे में जानते हैं। हमें बस डिलीवर करना है। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि एग्जाम के पैटर्न के साथ अपने आप को हम क्या करें, तारतम्य स्थापित करके चलते रहें। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, प्लीज अब जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर आपका जो भारतीय संविधान का विकास क्रम है, या हम 1773 के रेटिंग एक्ट से लेकर 1947 वाला, वो आपको हम सबसे लास्ट में या 2-3 टॉपिक के बाद कराएंगे। हम अभी शुरू करेंगे सीधे संविधान से। तो आप हेडिंग लिखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। पेन अगर रेड में दिक्कत है तो मैं ब्लू में ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू में कर देता हूँ फॉन्ट, ताकि दिक्कत ना हो। व्हाइट कर दें, चलिए व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है। अब देखिए, संविधान के बारे में कल हमने आपको बताया था, संविधान में क्या हुआ, कैसे बना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान निर्माण की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान लागू होने से पहले हम क्या कर रहे थे, हमारा देश कैसे संचालित हो रहा था। ब्रिटिश कालीन जितना जो 1773 से रेवटिंग एक्ट 1947 तक है, उस कानून के द्वारा, उस एक्ट के द्वारा हम संविधान को लागू कर रहे थे। अब हेडिंग लाइए, सीधे सीधे हेडिंग में आइए, लिखिए भारतीय संविधान का निर्माण। हेडिंग लगाइए भारतीय संविधान। मैं यहाँ बोलते चलूंगा, आपको लिखते चलना है। जहां समझाने वाला पार्ट होगा समझा देंगे, क्योंकि किताब में हर कुछ दिया हुआ है, आपको बस समझते हुए चलना है। तो जो समझाना वाला पार्ट होगा मैं बोर्ड पर आऊंगा, आप लिखते चलेंगे। लिखिए, भारतीय संविधान का निर्माण एवं एवं उसकी विशेषताएं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताएं, टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं। क्योंकि मेंस का पेपर है नहीं, तो वर्तनी संबंधी दिक्कत होगा तो चलेगा, नहीं तो उसमें वर्तनी भी हमको लिखवाना पड़ता था। ये लिखना है आपको। अब इसमें लिखिए, देखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान के निर्माण से पूर्व, के निर्माण से पूर्व, बैठिए, भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व, पूर्व भारत, भारत, भारत ऐसे लिखते चलना है, भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शासित था।
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शासित था। आराम से लिखवाएंगे, लिखते चलना है, छूटना नहीं चाहिए बस। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शासित था। देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौर में, ब्रिटिश शासन के दौर में, ब्रिटिश शासन के दौर में जो भी विधियां निर्मित की गई, जो भी विधियां ब्रिटिश शासन के दौर में जो भी विधियां निर्मित की गई, जो भी विधियां निर्मित की गई, वो सभी औपनिवेशिक महत्व को पूरा करते थे। जो भी विधियां निर्मित की गई वे सभी औपनिवेशिक, औपनिवेशिक लिखने में दिक्कत है? कोई लिखिए लिखिए लिखिए, वही मैं लिख रहा हूं। औपनिवेशिक महत्व को, औपनिवेशिक महत्व को पूरा करती थी, पूरा करती थी। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में, भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐसे लिखिएगा। अगर लिखना है तो देखिए, यहां देखिए, ऐसे कर लीजिए। राजनीतिक ऐसे करिए ना, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पहलुओं में इतना ही परिवर्तन किया, पहलुओं में, सांस्कृतिक पहलुओं में सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया, सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया जहां से उनको अधिकतम लाभ हो सकता था। सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया जहां से उन्हें अधिकतम लाभ हो सकता था। अब तो 3 बार रिपीट कर रहे हैं, अब कितना स्लो चला जाए। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग, प्रियंका, पूनम, गीता, रूबी, लिखते चलना है, जहां दिक्कत होगा पूछ लेना है, ठीक है। जहां से उन्हें अधिकतम लाभ हो सकता था। अब यहां बुलवा रहे हैं, एक बार में अगर लिखिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पड़ोसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखते चलना है। लिखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण का पहला विचार, आगे लिखना है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण का पहला विचार, भारतीय संविधान सभा के निर्माण का पहला विचार सबसे पहले वर्ष 1934 में, सबसे पहले वर्ष 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय, सबसे पहले वर्ष 1934 में वामपंथी नेता, वामपंथी कम्युनिस्ट, वामपंथी नेता एम.एन. राय, पूरा नाम है इनका मानवेंद्र नाथ राय, तो पूरा मत लिखिए, लिखिए एम.एन. राय, ऐसे करके लिखिए, एम.एन. राय। वामपंथी नेता एम.एन. राय ने रखा था, ने रखा था। फिर आगे चलकर एम.एन. राय ने रखा था। फिर आगे चलकर इस विचार को, फिर आगे चलकर इस विचार को 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी के द्वारा, 1934 1934 1934 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी के द्वारा, कौन बनाए थे भाई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, गुड। 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन हेतु रखा गया, संविधान सभा के गठन हेतु रखा गया। सबसे प्रश्न पूछने वाले, ध्यान रखिएगा, एक एक फैक्ट आपको रटना है। संविधान सभा के गठन हेतु रखा गया, आगे लिखिए, ठीक है। कुछ संशोधनों के साथ, इसी में लिखते चलना है, कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधनों के साथ वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को आईएनसी शॉर्ट में लिखिए ना, लिखने का तरीका भी तो होता है। इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं लिखना है तो आईएनसी कर दीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तथा वर्ष 1938 में, तथा वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था?
हरिपुरा में, उस अधिवेशन में इसकी चर्चा करेंगे वो। तो वर्ष 1938 में हरिपुरा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, वर्ष 1938 में, इतना स्लो, वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया, अधिवेशन में प्रस्तुत किया, सीधे हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया, मैं समझा दूंगा सारा पॉइंट, हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया, ठीक है। इस प्रकार और स्लो लिखवाना है क्या, क्योंकि फिर सिलेबस छूट जाएगा आप लोगों का, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है। इस प्रकार लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने, अब ब्रिटिश सरकार लिखवा रहे हैं मतलब भारत में जो शासन कर रहा है वो सरकार, ठीक है, इसको यही समझना है आपको। ब्रिटिश सरकार ने अंतोगत्वा, एकदम बिजी शब्द लिखवाएंगे तो फिर बेकार लगेगा, अंतोगत्वा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अंतोगत्वा संविधान निर्माण, अंतोगत्वा लिख दें, अंतोगत्वा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, मैं लिखवाया है, अंततः लिख सकते हैं अंत में, चाहे इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने अंतोगत्वा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले शुरू कहां से हुआ है? सबसे पहले विचार कौन देंगे? एम.एन. रॉय। क्यों देंगे? क्योंकि कम्युनिस्ट है, रशिया से उनका संबंध है, घूमते हैं, तो उनको लगा है कि देश के लिए कोई संविधान होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जाएगा तो क्या देके जाएगा। फिर इस विचार को कौन लेके आएगा वास्तविक धरातल पर? नहीं, उससे पहले स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू और चित्रदास कहेंगे कि नहीं, संविधान, भारत के लिए संविधान होना चाहिए, तो संविधान सभा का गठन का विचार इन्होंने दिया और यहाँ गठित भी किया, सरकार भी चलाया, आपको पता होगा, अब आगे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। और फिर 1938 में समाजवादी विचारधारा से कौन प्रभावित थे? नेहरू जी। तो हरिपुरा अधिवेशन में भी, फैजपुर में भी, लगभग सभी जगह संविधान की चर्चा वो करते थे, कहते थे कि कम से कम कांग्रेस का भी तो संविधान हो, तो कांग्रेस का संविधान होगा तो देश का भी संविधान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब संविधान बनाया तो कांग्रेस के संविधान में जो भी वहां पर एलिजिबिलिटी था, क्राइटेरिया था, उसके अनुसार वहां पर हो रहा था, बार बार मीटिंग हो रहा था। तो कहा गया देश के लिए अगर होगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं, योजना के तरीके से करते हैं, योजनागत करते हैं, तो हमें सफलता की मतलब 100% एक्यूरेसी रहती है कि हम सफल हो पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1938 के बाद अब आगे देखिएगा, तो ब्रिटिश सरकार भी सोच रही थी कि बार बार कांग्रेस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि संविधान बनाइए, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हम भी इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस शुरू नहीं करते तो राष्ट्रीय आंदोलन और ज्यादा गति पकड़ता। पहले स्वराज की बात चल रही थी, ठीक है, स्वराज के बाद फिर कहा गया कि नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे दो, पूर्ण स्वराज पर लोग आ चुका था, तो सोचा कि अगर अब हम संविधान नहीं देंगे तो हमको तो युद्ध भी लड़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध भी चल रहा है, युद्ध में कांग्रेस का भी साथ चाहिए, कांग्रेस का साथ मतलब भारतीय जनता का साथ, समझ में आ रहा है, गांधी जी का साथ मतलब भारतीय जनता का साथ, तो कांग्रेस का साथ लेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस का तो बात मानेंगे, और जनता को भी तो दिखाना है, जनता ही उपद्रवी है, तो इसने क्या किया कि प्रक्रिया शुरू कर दी। आगे लिखिए, इसी में पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए इसमें, वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के तहत, वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, कर दीजिए, वर्ष 1942 के क्रिप्स मिशन योजना, यहां से क्रिप्स मिशन में कौन कौन मेंबर थे प्रीलिम से पूछा आता है। क्रिप्स मिशन योजना क्या लिखवाया है? के तहत ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण हेतु एक समिति को भारत भेजा, संविधान निर्माण हेतु एक समिति को भारत भेजा, इसके अन्य 2 सदस्य, यहां से प्रश्न आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे? कोई बता सकता है? बताइए, लिख लीजिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लिखिए, 1 मिनट रुक जाइए, वही तो पूछने तो दीजिए, ठीक है, लगभग वही है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, इसके अन्य 2 सदस्यों में एवी अलेक्जेंडर, अब नाम यहां पर नहीं लिखेंगे, ये सब पता होना चाहिए, एवी अलेक्जेंडर, कहीं कहीं ए, तो आप ऐसे हिंदी में लिखिए, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स,
पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टेफ्ड क्रिप्स, हाँ ठीक है, अब सही है, स्टेफर्ड क्रिप्स, हाँ अन्य सदस्यों में शामिल थे, कर दीजिए शामिल थे। अब यहाँ से आपका प्रीलिम्स का एक प्रश्न पक्का हमेशा रहता है, प्रीवियस सिर्फ देखा होगा, सीधे पूछता है कि क्रिप्स मिशन योजना कब आया भारत में। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, कभी क्रिप्स पूछेगा तो कैबिनेट नहीं पूछेगा, और कैबिनेट पूछेगा तो क्रिप्स नहीं पूछेगा। तो क्रिप्स का याद रखिए, क्रिप्स मिशन में कौन कौन है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स जी है, पैथिक लॉरेंस जी है, और एक एवी एलेक्जेंडर जी है, याद रहेगा। लिखिए, अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, निर्माण के लिए आगे चलकर कैबिनेट मिशन, आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना को भेजा गया, कैबिनेट मिशन योजना को भेजा गया, जिसका कारण था, जिसका आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना को भेजा गया, जिसका कारण था, जिसका कारण था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन योजना में, क्रिप्स मिशन योजना में, क्रिप्स मिशन योजना में कुछ खामियों का शामिल होना, कुछ खामियों का शामिल होना, जानबूझ के एक दो प्रोविजन दिया था जिससे लोग नाराज थे, कुछ खामियों का शामिल होना। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कुछ खामियों का शामिल होने के बाद लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए एक मौलिक ढांचा का, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए एक मौलिक ढांचा का, मौलिक ढांचा का प्रारूप स्वीकार किया गया, मौलिक ढांचा का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया, एक प्रारूप स्वीकार किया गया जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। आपको लिखना है, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। हो गया, हो गया, चलो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसका मेन पेज कहां से आता है, उनको थोड़ा बुलाइएगा, नेक्स्ट में पेज आ जाएगा, नेक्स्ट फाइल जोड़ा ही नहीं है ना, प्लस, चलो अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा संविधान सभा, तो संविधान के लिए क्या चाहिए था, कोई भी संविधान निर्माण के लिए किसी संविधान सभा का गठन होगा, यही संविधान निर्माण करेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले किसके द्वारा, एम.एन. राय द्वारा। दूसरा प्रयास कौन करेगा, स्वराज पार्टी। तीसरा प्रयास कौन करेगा, आईएनसी प्लस जवाहरलाल नेहरू, JLN। कोई दिक्कत, इतना के बाद अब कौन प्रयास करेगा, तो ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार के लिए दो चीज याद रखना है, ब्रिटिश ने दो चीज किया, एक क्रिप्स और एक कैबिनेट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये सीधे पूछा जाता है कि भारत, आपको प्रश्न आएगा सीधे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संविधान की परिचर्चा या भारतीय संविधान निर्माण के का पहला प्रयास किसने किया। ऑप्शन में अगर सब रहे तो सबसे पहले चर्चा पूछेगा, तो अब चर्चा किसने की, संविधान होना चाहिए, बनाने की बात नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं सीधे कि भारत के अंग्रेजों का शासन चल रहा है, तो भारत जब आजाद होगा तो भारत के पास अपना स्वनिर्मित संविधान होना चाहिए, मतलब संविधान की जरूरत है कि चर्चा कौन करेंगे, एम.एन. राय। फिर स्वराज पार्टी भी सेम बात कहेगा कि शासन तो करोगे लेकिन कैसे करोगे, संविधान चाहिए, तो संविधान का गठन का बात ये भी करेगा। फिर इन सभी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जब भी अधिवेशन होगा तो कहेगा हम संविधान बनाएंगे। तो ये संविधान बनाएंगे क्यों कहा जा रहा है, तो अंग्रेजों पर थोड़ा प्रेशर डालने के लिए कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपने से शासन करेंगे। डोमिनियन स्टेटस की मांग पहले से कर ही रहे थे।
फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पास थोड़ा समाजवादी विचारधारा से ही प्रभावित रहे थे, बार बार विदेश यात्रा करते रहते थे। तो इन्होंने भी कहा कि जहां जहां विदेश में गए इनको लगा कि सब जगह सरकार का कोई फंक्शन है, तो हमारे देश में क्यों नहीं है भाई। तो कहा कि ठीक है, हम भी संविधान पर चर्चा करेंगे। तो जब भी अधिवेशन होता था एक सिफोगा छोड़ देते थे कि संविधान होना चाहिए। इनका सिफोगा इतना बड़ा बड़ा होता था कि कभी कभी देसी राज्य के लिए कि भाषा के आधार पर राज्य का हम गठन करेंगे, आजाद मिलेंगे। आजादी के बाद सब चढ़ गया नेता सब कि पहले बोले थे आप। जहां जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था खड़ा होकर माइक लेके बोलते थे कि आप सभी को भाषा के आधार पर स्वतंत्र पहचान दी जाएगी। पटेल जी पीछे से टोकते रहते क्या बोल रहे हैं, अरे बोलने दीजिए। तो बाद में क्या हुआ, सब चढ़ बैठा। ठीक है, यहाँ पर फिर ब्रिटिश काल में आएंगे तो ब्रिटिश को लगा कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यही बात कर रही है, बार बार अधिवेशन में दबाव डाल रहा है। यहाँ पर कुछ वहाँ के जो लोकल नेता है वो भी काम कर रहा है वही बात। पत्रकार से भी लिखना शुरू कर दिया, तो समाचार पत्र में भी अब संविधान की चर्चा होने लगी। तो लोग अब मांग करने लगे कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। तो ये क्या किया, बिना मन का क्रिप्स मिशन भेज दिया। अब क्रिप्स मिशन में दो चार को ऐसा प्रस्ताव दे दिया कि ठीक है तुम वो शासन करोगे लेकिन हम संप्रभुता हमारे अंदर रहेगी, हम काम करेंगे, तुमको ये काम करने देंगे, बाकी काम नहीं करने देंगे। गांधी जी चाहे नेहरू भी यहाँ नहीं माना। क्रिप्स कमीशन का कई बार यहाँ पर बैठक हुआ, ये लोग स्वीकार नहीं किए कि नहीं हमको हम जो मांग किए हैं अगर पूरा शामिल नहीं होगा तो पूरा नहीं तो कम से कम 90% तो दो। तो नहीं, तो फिर कहा कि ठीक है लौट जाइए, तो लौट गया। यहाँ मुस्लिम भी अलग सी फोका छेड़ हुआ था, मुस्लिम का कहना था कि नहीं हमारे लिए बिल्कुल अलग संविधान बनेगा और संविधान में मुस्लिम आइडेंटिटी की चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर मुसलमानों को क्या दीजिएगा। अब ये अंग्रेज क्या करते थे, मुस्लिम को बुलाते भी थे या देते भी नहीं थे। बुला लिया और कहा कि नहीं कोई प्रोविजन नहीं है, वो कहता था कि फिर हम नहीं आएंगे। और जब मुस्लिम भागने लगता था तो ये भी कह देते थे कि देखो भाग रहे हो फिर कांग्रेस तुम पर सुपीरियर हो जाएगी। तो ये इतना ज्यादा इसीलिए फूट डालो राज करो का नीति इनको कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ और इसने कहा कि अंतर्गत संविधान का निर्माण होगा और ऐसा लगा कि भारत में संविधान की प्रणाली शुरू हो जाएगी। अब लिखिए संविधान सभा का गठन, हेडिंग लगाइए संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन लिखो, लिखो कैबिनेट मिशन ने इसकी शुरुआत कर दी थी, ऐसे लिखो डैश देके, कैबिनेट मिशन ने इसकी शुरुआत कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। इस मिशन के अनुसार या इसके अनुसार, पूर्ण विराम के बाद इसके अनुसार, इसके अनुसार भारत के प्रत्येक गांव, गांव नहीं करो प्रत्येक प्रांत करो, भारत के प्रत्येक प्रांत कौमा देसी रियासतें, भारत के प्रत्येक प्रांत देसी रियासतें तथा राज्यों के समूह, देसी रियासतें, देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, देसी रियासतें तथा राज्यों के समूह, ऐसे कर लीजिए, राज्यों के समूह के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन होगा। देसी रियासतें तथा राज्यों के समूह के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर, राज्यों के समूह के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा या आवंटित किया जाएगा, एक सीट आवंटित किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अगला पॉइंट, इसको पॉइंट पे लिखिए, संविधान सभा की अगला पॉइंट पे लिखिए, संविधान सभा की कुल 389 सीटों पर, 389 कुल 389 सीटों पर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासित क्षेत्रों को, कुल कितना सीट है 389 सीटों पर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासित क्षेत्रों के लिए, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासित क्षेत्रों के लिए जिसको हम ब्रिटिश भारत बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासित क्षेत्रों के लिए 296 सीटें, 296 सीटें, जबकि देसी रियासतों के लिए कितना है, ठीक है लिखो, पहले लिख लीजिए 296 सीटें, ठीक है, उसके बाद लिखिए देसी रियासतों के लिए यहां पर कितना है 93 लिखिए, बताऊंगा कुछ इसमें 3 चीज और ऐड करना है, लिखिए ना इसको। जैसा देसी रियासतों के लिए 93 सीटें,
93 सीटें आवंटित की गई या व्यवस्था की गई। देशी रियासतों के लिए 93 सीटों की व्यवस्था की गई। कुछ कुछ टर्म अपने से लिखने का सीखिए, एक एक टर्म यहीं से लिखना सुनो, कुछ अपना शब्द भी तो तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। 93 सीटों की व्यवस्था की गई, ठीक है। आगे लिखिए फिर, ठीक है। ब्रिटिश भारत के अधीन शासित क्षेत्रों में, ब्रिटिश भारत के अधीन शासित क्षेत्रों में गवर्नर के अंतर्गत शासित, गवर्नर के अंतर्गत शासित 11 प्रांतों के लिए 292 सीट। गवर्नर के अंतर्गत शासित, मैं सब समझा दूंगा, गवर्नर के अंतर्गत शासित 11 प्रांत, यहाँ 11 प्रांत ब्रैकेट में कर लीजिएगा जैसे लिखना है। 11 ये समझा रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं, आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। 11 प्रांतों के लिए 292 सीट, 292 सीट्स, 292 सीट। जबकि चीफ कमिश्नरी प्रांत के लिए 4 सीट। चीफ कमिश्नरी, जहां पर सैन्य शासन होता है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 सीट, 4 सीट आवंटित की गई, आवंटित की गई। नोट लिखो नीचे, चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत लिखो, चीफ कमिश्नरी लिखिए, चीफ कमिश्नरी सीट डैश कर दीजिए। नोट में लिखिए चीफ कमिश्नरी सीट डैश दीजिए, कौन कौन इसका नाम लिख लीजिए। चीफ कमिश्नरी सीट, उसका नाम लिख दीजिए डैश करके। दिल्ली, चीफ कमिश्नरी सीट में कौन कौन 4 आएंगे उसका नाम पूछता है। दिल्ली कौमा अजमेर मारवाड़, ऐसे लिखना, दोनों एक साथ है, बाद में इसको अलग किया जाएगा। अजमेर डैश मारवाड़, ये दूसरा सीट है, हाँ मारवाड़ जो अभी देख रहे हैं। तीसरा है कुर्ग और चौथा है बलूचिस्तान। नाम तो सुना होगा, अब यहाँ पर खूब उपद्रव शुरू है। हाँ तो वही है बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत का नाम लिखिए, ठीक है। अब बताओ 296 सीट क्या, 379 सीट क्या है, कुल है। ये कौन गठित किया है, कैबिनेट मिशन, याद रखना है। कैबिनेट मिशन ने कितना सीट का व्यवस्था किया पूरे भारत के लिए, 389। इसमें 296 सीट किसको दिया, मतलब ब्रिटिश भारत प्रांत, मतलब जिसमें ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। देशी रियासत को छोड़ के बाकी सब प्रशासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश। तो उसमें 296 सीट, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। इसमें 292 जो सीट है वो 11 प्रांत में डायरेक्ट शासन था, किसका, गवर्नर का। मतलब 11 प्रांत गवर्नर के अंतर्गत शासित था, और 4 ऐसे प्रांत थे जहां पर खाली उपद्रव होता था, तो वहां पर गवर्नर नहीं संभालेगा, वहां चीफ कमिश्नर को भेजा जाएगा। बिहार में भी कमिश्नरी का जिला है कि नहीं है, बस वही मान के चलना है। जहां पर हम व्यवस्था अपने से संभाल नहीं सकते हैं तो वहां फोर्स डालना पड़ेगा, छावनी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, छावनी डालेगा, फोर्स को शामिल किया जाएगा, और कहा जाएगा कि इस प्रांत में बार बार विद्रोह होता है तो इसको हमको रखना है। तो 4 सीट कौन कौन है, तो दिल्ली है क्योंकि केंद्र राजधानी है, तो राजधानी में आज भी यूटी है कि नहीं है ना। अजमेर मारवाड़ राजस्थान का क्षेत्र हमेशा अटैक होता था, अफगानिस्तान चढ़ जाता था कभी कुछ भी, तो वो भी क्षेत्र अशांत क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम भारत का अशांत क्षेत्र है। मैप आप लोग देखे हुए हैं, माइंड मैप खोल लीजिए, माइंड मैप में बताइए कि उत्तर पश्चिम भारत में कौन कौन सा राज्य आएगा। ठीक है, गुजरात राजस्थानी सब एरिया आएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, लगभग सटा हुआ है तो ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना है, कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में आज भी देखिए, पहाड़ी इलाका के लिए विशेष राज्य का प्रोविजन है कि नहीं है, विशेष प्रबंधन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। कारण क्या है उसका, पहाड़ है, प्लेन कम है, कृषि नहीं होता है, बहुत सारे उद्योग धंधा का विकास नहीं हो सकता है, बिजली बहुत दिनों तक नहीं पहुंची हुई थी, कैसे कैसे पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया जा रहा है। तो जहां पर न परिवहन पहुंच सकता है, न बिजली पहुंच सकता है, न खाद्य सामग्री का उत्पादन हो रहा है, तो वैसे राज्य को अगर विशेष पैकेज नहीं दोगे तो वहां का राज्य का निवासी खाएगा पिएगा कैसे। तो पूरी तरह से डिपेंड कौन है, प्लेन एरिया पर है। हम लोग गरीब इसलिए है कि हमारा अनाज सब चला जाता है, ठीक है। और वहाँ इसलिए भी अमीर है कि वहाँ के बच्चे पढ़ने आएंगे जम्मू कश्मीर के चाहे नॉर्थ ईस्ट के, तो उनको 90% पैसा वहाँ का सरकार देती है, 10% मात्र उनको अपना खर्चा करना होता है। जब वो दिल्ली में पढ़ रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट का 2-4 वो देश था, तो मतलब दोस्त है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का लैंग्वेज तो उसका वैसा ही होता था, हम लोग चिढ़ाते थे उसको, ठीक है। तो जनरली हिंदी में हम लोग प्रयोग करते थे, हम लोग जानबूझ के शुद्ध हम और संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते थे कि उसको समझ में नहीं है। तो हमने बोला कि यथोचित प्रक्रिया के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा, तो वह
वह करते रहता था। इसका अर्थ वो है, अब उससे हम ये जानते थे कि कैसे आता है, तो बताता है कि 90% हमको पैसा जो है कौन देती है, केंद्र सरकार, और 10% पैसा कहाँ से आता है, घर से आता है। तो ये क्षेत्र आज भी यहाँ पर बलूचिस्तान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ये इलाका इतना कबालाई है, जिसको कबायली एरिया बोला जाता है, इतना ज्यादा उपद्रवी इलाका है कि आप देखिएगा, जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान की जो लॉरेंस की नीति है पढ़ा आपने, अफगानिस्तान के लिए जो नीति है भारत सरकार की, ब्रिटिश सरकार के, अफगानिस्तान को कभी जीत नहीं पाया ये लोग। जीतता था वहां पर कुछ दिन जीता, जैसे लौटा फिर चढ़ के मारता था। और अभी से नहीं, सल्तनत काल, मुगल काल, सब में देखिएगा कि वहां पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को बाउंड्री बनाया गया था, समाना, भटिंडा, सुमाना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट सिटी पढ़ा होगा, तो उसको वहां पर एक बाउंड्री लाइन बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बार बार वहां से उपद्रवी का अटैक करते थे। तो ये क्षेत्र शुरू से ही अशांत रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा क्लास इसलिए समझाते हुए चलेंगे कि ताकि बैठ जाए दिमाग में। और इन सभी क्षेत्रों को इन सभी क्षेत्रों को चीफ कमिश्नरी क्यों बनाया गया बताइए? क्योंकि आसान क्षेत्र था। यहाँ पे कितना सीट दिया गया? 4, 292, 4 की मिलकर कितना हो, 296। अब बचा 93। अब आगे लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं, लिखिए आगे, लिखिए आगे लिखना है, प्रत्येक प्रांत की सीटों को प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों के अंतर्गत बांटा गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों के अंतर्गत बांटा गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम सिख है, तो हिंदू में कर दीजिए, सामान्य कर दीजिए, सामान्य। हिंदू को जो किए है ना, हिंदू के ब्रैकेट में वही पर नीचे कर दें, से हिंदू अपने यहां लिखा, ठीक है, और हिंदू को यहां पर ऐसे नीचे कर देना है, सामान्य, ठीक है। मतलब सामान्य में मुस्लिम और सिख दोनों को छोड़कर जो भी आएंगे किस में आ जाएंगे? सामान्य में। तो हिंदू कहाँ है? सामान्य में। तो आपको याद करने के लिए मैंने कर दिया सामान्य। सामान्य में क्या है? मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी आएंगे वो कहाँ जाएंगे? सामान्य में। तो 3 प्रकार का कैटेगरी, यही ने बताया था कि जब चुनाव होगा तो मुसलमानों के लिए अलग लड़ने का बताया था। कितना जीता था? 3 जीता था ना। सिख के लिए बताया था, ठीक है, 1। तो इसीलिए बताना है कि 3। अब इस सामान्य का सीट सबसे अधिक होगा, क्योंकि सामान्य में सब आ जाता है, इनका सीट क्या होगा? कम होगा। ये मुस्लिम कौन है आपको पता है? ये मुस्लिम वो है जो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए अलग दिया गया है। इसी पर आगे जाके इंपैक्ट कौन करेगा? जिन्ना। और जिन्ना कहेगा कि ये जो है हमारा है, तो कहानी बताएंगे आगे। सिख की चर्चा आगे लिखे नेक्स्ट। फिर अभी का जो प्रणाली है चुनाव का क्या है? अभी जो हम लोग चुनाव कराते हैं कैसा प्रणाली है? तो बस वही लिखिए। फिर एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत विधि, ये लिखवाएंगे नहीं, ये तो अपने जानते ही होंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, पॉलिटी में भी चुनाव बाकी है, बताएंगे उसमें। एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा चुनाव कराए गए, एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा चुनाव कराए गए। देसी, अब आगे अगला पॉइंट भी लिखिए, देसी रियासतों के लिए, अब इसको थोड़ा समझना है, देसी रियासतों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, देसी रियासतों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। देसी रियासतों के, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बहुत लेट से गुड मॉर्निंग आ रहा है, क्या बात। देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। क्यों किया जाना था भाई? हाँ, क्योंकि हमने कहा था कि 379 में 93 सीट बोले थे कि हम चुनाव में हमको स्वतंत्र है, हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है। तो इनके लिए विशेष प्रोविजन किया गया था। समान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, समान संघ की नीति। तो देसी रियासतों को बराबर का दर्जा दे दिया था। क्यों दे दिया था? 1857 की क्रांति को देखते हुए कि सब बहुत साथ भी दिया है, और इस सबको अगर रुष्ट करेंगे, जैसे व्यापक का जो सिद्धांत था डलहौजी का, उसके कारण तो ये लोग दुखी हुए थे, आंदोलन किए थे, क्रांति भाग लिए थे। तो इनको बचाने के लिए समान संघ के अंतर्गत लाया गया, बोला कि आपको बराबर का दर्जा दिया जाएगा।
तो इसमें भी कभी कभी देसी रियासत का प्रमुख आता था तो तोप चला कर स्वागत किया जाता था, 21 तोप। जैसा उनका क्षेत्र है, हैदराबाद का निजाम आया तो 22 तोपों की सलामी दी जाती थी। किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ खड़ा होकर। तो कुछ नहीं था, बस उनको बहलाना था कि एक बड़े क्षेत्र पर तुम्हारा कब्जा है तो तुम कभी हम पर हमला भी नहीं करोगे, और तुम्हारे यहाँ बिना किसी खर्च के हम व्यापार व्यवसाय भी करेंगे, शासन भी करेंगे, और तुम जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारा मिलिट्री भी हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेज इस पॉलिसी चलते थे। तो इसके 93 रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव कौन करेगा? जिसका हेड होगा वो अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि को भेजेगा कि हमारा क्षेत्र हैदराबाद, यहाँ से इतने प्रतिनिधि जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? संविधान सभा में। हालांकि सब बैठा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। आगे लिखिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना है संविधान सभा। नेक्स्ट का मतलब होता है कि पॉइंट करके लिखोगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा अपने हिसाब से पॉइंट बनाए। अब इसमें हम पैराग्राफ चेंजिंग के लिए बोलना नहीं पड़े, आप खुद से देखिए कि कहाँ से कैसे लिखना है। देखिए, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई, जबकि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई, आंशिक मतलब अंशतः, आंशिक रूप से चुनी गई तथा आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्यों? इस सब का चुनाव हो रहा है और इस सब का क्या हो रहा है? नामांकन, नॉमिनेशन हो रहा है, इसलिए लिखा। अब ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि संविधान सभा थी, और यही ऑप्शन दे देगा, आंशिक रूप से चुना हुआ और आंशिक रूप से नामांकित निकाय, पूर्णतः नामांकित निकाय, पूर्णतः तुम्हारा ये संवैधानिक निकाय, ऐसी का क्वेश्चन देगा ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो आंशिक रूप से चुना हुआ है और आंशिक रूप से नामांकन है। चुना हुआ प्रतिनिधि कहाँ है? 296, और नामांकन वाला कहाँ है? 93। अगला पॉइंट लिखिए, फिर लिखिए, ब्रिटिश भारत हेतु दिए गए 296 सीटों में से, ब्रिटिश भारत हेतु दिए गए 296 सीटों में से, सीटों में से मत को, सीटों के लिए कर दो। ब्रिटिश भारत में 296 दिए गए 296 सीटों के लिए 1946 ईस्वी में चुनाव संपन्न कराए गए। 1946 ईस्वी में चुनाव संपन्न कराया गया। 1946 में चुनाव संपन्न कराया गया, चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें कांग्रेस को 208, जो कल हम समझा रहे थे, अब यहां समझिए, जिसमें कांग्रेस को 208, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग एमएल कर दे, कोई दिक्कत? मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य को 15, अन्य कर दो। अन्य में सब है, जो पार्टी कल हम लिखवाए थे, समझाए थे, वो सब पार्टी आएगा, तो उतना याद नहीं करना है, सीधे अन्य को 15 सीटें, सीटें प्राप्त हुई। इसका चुनाव क्यों नहीं हुआ? नामांकित था, बस यही आंसर आना चाहिए। इसका चुनाव क्यों कराया गया? क्योंकि संविधान किसके लिए बन रहा था? इसके लिए, तो चुनाव यहाँ होना है, ठीक है। तो कितना कितना, अब यहां से प्रश्न पूछता है, अब बताओ 389 से लेकर और यहां तक तुमको लिखने के लिए बोलेंगे तो फॉर्मेट नहीं बना लोगे? डायग्राम खींचो, कॉपी में डायग्राम खींचो जल्दी। 389 ऐसे वाला जो डायग्राम बनाए हैं ना, उसको खींचिए कॉपी में, ताकि वो हमेशा याद रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, लेकिन ये डायग्राम कॉपी में अब मेरे तरह खिंचपिच मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा आंसर ऐसा ही मतलब राइटिंग ही है, क्या करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा साफ सुथरा लिखना है, जो जो सीटें हैं उसको ऐसे कीजिए कि आप जब भी पढ़ने जाइए एक बार आपको झलक मिले, आपको याद हो जाए। तो ये चीज को आपको डायग्राम में खींच लेना है, ठीक है। दो सौ आठ है, 73 है, तीसरा ये अन्य 15 है। इस यहाँ पर 3 पार्ट कर देना ना, ऐसे ऐसे करके कर देना, क्या दिक्कत है? ये 4 सीट तो रहेगा ही, ये तो खाली चीफ कमिश्नर का है, तो इसका बात ही छोड़ देना है। अरे खाली ये भी उतार लोगे चलेगा, क्योंकि ऊपर तो स्टेटमेंट है ही ना। नीचे यहाँ लिखना है तो ब्रैकेट में देसी रियासत कर सकते हैं, वहाँ लिखना है 208 कांग्रेस को कर सकते हैं, यहाँ मुस्लिम लीग कर दीजिए, यहाँ अन्य कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको उतारने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी उतारिए ताकि हम आगे बढ़े। आपका सीट वहाँ पूरा रिजर्वेशन है? हाँ? कभी भी रेलवे में आपको मतलब ये नहीं मिलेगा, नहीं, पूरा कंफर्म सीट ही मिलना है। किसी का वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं अभी तक?
हम लोग जो एग्जाम में बैठते थे चाहे क्लास में, तो हम लोग कॉर्नर पकड़ते थे, सीधा उधर का कॉर्नर लास्ट में। क्यों? इतना बैच में बच्चा रहता है, कब निकलेंगे कैसे जल्दी। एग्जिट गेट एकदम वहीं होता था कोना पर। जैसे खत्म हुआ सबसे पहले बैग उठा के भाग गए। ठीक है। हाँ, 208 है, 73 है और 15 है। तो 296 चार ही नहीं जोड़िएगा। ये 292 हुआ, ये चार दो के 296 हो जाएगा ना। इसमें कुछ कम लग रहा है क्या? 5 3 8 7 1 8। चलो, ठीक है। टोटल 296 है ना? किस पे है? टोटल होगा ना, वही तुम बोल। उड़ जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना आप, वही सही है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, खत्म। आगे लिखवाएं, लिखिए। हाँ, दोनों मिला के करना है, ओवरऑल करना है, तो चारों को छोड़ना पड़ेगा, उसमें मानना है उतना ही मानना है, और कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। संविधान सभा, इसी में लिखना है, संविधान सभा भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था। संविधान सभा भले ही वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के लिए क्या है? 18 वर्ष से ऊपर की आयु। तो उस वक्त तो था भी नहीं, उस वक्त 21 ही था। ठीक है, लिखिए, संविधान सभा भले ही वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, नहीं चुना गया था, परंतु परंतु भारत के प्रत्येक समुदायों का उसको समर्थन प्राप्त था। परंतु भारत के प्रत्येक समुदायों का भारत के प्रत्येक समुदायों का उसे समर्थन प्राप्त था, उसे समर्थन प्राप्त था, समर्थन प्राप्त था। अतः अतः हम इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, अतः हम इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं कि इसे जनता के द्वारा नहीं बनाया गया था, कि इसे जनता के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये प्रश्न आता है मेंस में, ठीक है। इसे जनता के द्वारा नहीं बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। इसके बदले 15 महिलाओं का शामिल होना, इसी में लिखना है, इसके बदले 15 महिलाओं का शामिल होना इसे और विशेष बनाता है। उस समय सोच लीजिए, इसके बदले 15 महिलाओं का शामिल होना इसे और विशेष बनाता है। इसे विशेष बनाता है। अब लिखिए कार्यविधि, हेडिंग। अब इसका काम कैसे करेगा, फंक्शनिंग। बार बार संविधान सभा लिखना नहीं चाहिए, लिखे कार्यविधि, कार्यविधि लिखे डेस्क लिखे, क्या क्या काम करेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताना है, पूछना है। कॉन्सेप्ट बस इतना रखना है आपको कि जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न, एक तो प्रश्न ये बनेगा कैसा संविधान सभा था, दूसरा प्रश्न बहुत अधिक जगह थेथोलॉजी करेगा तो ये फैक्ट पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछना चाहिए, जनरली नहीं पूछना चाहिए। कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, इससे प्रश्न आपका आता है कि कितनी महिलाएं संविधान सभा में चुनी गई थी, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे कार्यविधि की तरफ। ठीक है, लिखिए इसमें, इसकी पहली बैठक, इसकी पहली बैठक लिखते चलना है, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ये सब स्टार मार के चलते रहना है क्योंकि यहां से प्रश्न आते रहते हैं। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, चार ही है, थोड़ा वो कंजूसी कर दिया गया है लिखने में। 1946 ईस्वी को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई हुई जिसे जिसमें 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 प्रथम अधिवेशन के दौरान ही, प्रथम अधिवेशन के दौरान ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसमें प्रथम अधिवेशन के दौरान ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सत्यानंद सिन्हा लाइब्रेरी घूमे हो कि नहीं तुम लोग? पटना में सत्यानंद सिन्हा लाइब्रेरी देखे हैं आप लोग, कहाँ है? हाँ, तो इन्हीं के नाम पर है। बिहार के बंगाल से अलग करने में भी इनका योगदान है, और संविधान बनाने में भी योगदान है, और बहुत बड़े वकील भी थे, वरिष्ठ वकील थे। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, प्रथम अस्थायी प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और एचसी मुखर्जी को अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिखिए, एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष, अस्थायी नहीं उपाध्यक्ष, एचसी हरिश्चंद्र मुखर्जी इंग्लिश में, और एचसी मुखर्जी हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष। अब पूछा जाता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष तो याद है राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन था? एचसी मुखर्जी। लिखिए, नोट करके लिखिए, मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने, नोट करके ये प्रश्न याद रखना है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का या इस बैठक का बहिष्कार किया था, बहिष्कार किया था, संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था। बोला कि हमारा अलग संविधान बनाइए, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के इस बैठक का बहिष्कार किया था। देखिए, बी एन राव, बेनेगल रामा राव, बी एन राव को, पूरा नाम है बेनेगल रामा राव, बी एन राव को क्या चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बी एन राव को, हिंदी में लिखना है तो बेनेगल रामा राव लिख सकते हैं, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, मतलब सलाह देंगे उस पर, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब एक बार हमको बता दीजिए क्या क्या कैसे कैसे। 9 दिसंबर को क्या होगा? ठीक है, 9 दिसंबर को पहला बैठक होगा जिसमें क्या चुना जाएगा? प्रोटेम स्पीकर चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। सत्यानंद सिन्हा का काम खत्म। ठीक है, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष किसको चुना जाएगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी को, कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया जाएगा? बी एन राव को। और मुस्लिम लीग के द्वारा इस सदन का बहिष्कार किया जाएगा। किस लिए? कि हमको अलग संविधान दिया जाएगा। आगे अगला पॉइंट में लिखिए। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए, उद्देश्य प्रस्ताव। एकदम क्रम से लेकर चल रहे हैं ताकि एक भी न छूटे। उद्देश्य प्रस्ताव जैसे कि लिखिए, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का मूल दर्शन, यही उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का मूल दर्शन, मूल दर्शन बना। प्रस्तावना का मूल दर्शन बना, या संविधान का मूल दर्शन प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में मूल दर्शन बना या संविधान का मूल दर्शन बना, शब्द में या इतना कंफ्यूज नहीं होना। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, उद्देश्य प्रस्तावों ने, उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान के मूलभूत दर्शन, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान के मूलभूत दर्शन को, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान के मूलभूत दर्शन को समाहित किया गया,
समाहित किया गया, समाहित किया गया, उदाहरण के लिए क्या क्या उसमें होगा? उदाहरण के लिए संपूर्ण प्रभुत्व, ऐसे के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, गणराज्य हो जाएगा। विधि एवं समता का सिद्धांत, ऐसे करो, विधि एवं समता का सिद्धांत, आगे तो प्रेमल पढ़ना ही है। विधि एवं समता का सिद्धांत, और बड़ा लिखे, विधि एवं समता का सिद्धांत, विधि एवं समता का सिद्धांत डॉट डॉट ईटीसी कर दो, बहुत सारा चीज आ जाएगा। ऑनलाइन में तो पूरा अच्छा दिख रहा है इसमें बोर्ड पे, ऑफलाइन में ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। इस प्रस्ताव को, अपडेट पूछता है, लिखिए इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया, सभी ने इसको स्वीकार कर दिया, जैसे आजकल संसद में स्वीकार करता है ताली बजा के। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए संविधान सभा के अन्य कार्य, हेडिंग लगाना है संविधान सभा के अन्य कार्य, संविधान सभा के अन्य कार्य। अब पॉइंट में लिखते चलिए, पॉइंट 1 में लिखिए, लिखिए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, अपनाया गया, सत्यापित किया गया, जो भी लिखने लिखिए, आगे लिखिए, इसी में लिखिए, अगला डेट लिखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, र का स हो गया है, कोई नहीं, पेन का इशू है, ठीक है, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीनों एक साथ लिख दीजिए, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। कोई दिक्कत? 24 जनवरी याद रहेगा, 3 काम हुआ है, क्या क्या हुआ है? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। लिखिए, इससे पहले, अगला पॉइंट, इससे पहले वर्ष 1949 में, 1949, वर्ष 1949 में, 1959 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया था। इससे पहले वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में, राष्ट्रमंडल कौन बनाएगा? ब्रिटेन बनाएगा, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया था, भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया था, ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काम का है, ध्यान रखना है, ये सब सीधे उठा के सीधे आएगा, ऑप्शन देगा, इसीलिए जो काम का चीज है उसको लिखवाएंगे भी और समझाएंगे भी, जो बिना का काम का चीज है उसका पीपीटी बना के आपको दे देंगे। ये पीपीटी कोई पढ़ता नहीं है, वैसी आएगा, सेव रहेगा, सेव ही रह जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो पीडीएफ पढ़ता है, पीपीटी पढ़ता है, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाला हो तो खाली यूट्यूब क्लास करके पढ़ेगा। पढ़ने वाले के लिए सेल्फ स्टडी और यही काम क्लास का आने वाला है,
पीपीटी हम लोग के पास बहुत पड़ा हुआ है, 200 पीपीटी ऐसे ही दे देंगे आपको, कोई काम का नहीं है, निरर्थक है वो, ठीक है। अब आगे लिखिए, लिखिए संविधान, आगे लिखिए संविधान निर्माण में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन किए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये भी समझाएंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब है? 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन किए गए। पहला संविधान को, पहला लिख के रखना है, पहला संविधान को संप्रभु, पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। पहला संविधान को पूर्णतः संप्रभु निकाय लिखना पड़ेगा, पहला पूर्णतः संप्रभु निकाय। पहला मतलब पहला पॉइंट, पहला करके आपको डैश लिखना है, पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, निकाय बनाया गया, अर्थात संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात भारत का संविधान किसी अन्य देश के दबाव में नहीं बनाया गया है। अर्थात भारत का संविधान किसी अन्य देश के दबाव में नहीं बनाया गया है, मतलब स्वेच्छा से बनाया गया है, देश के दबाव में नहीं बनाया गया है, बनाया गया है, वरन स्वेच्छा से बनाया गया है, वरन स्वेच्छा से बनाया गया, स्वेच्छा, खुद से स्वेच्छा से बनाया गया। ये क्यों कहा गया पता है? क्योंकि बार बार इसमें तो वो बता रहा था, टोपी वाले भैया आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, बताइए क्यों कहा गया था? हाँ ठीक है, बिल्कुल पकड़ा। यहाँ पर ही कहा गया कि बोला जाता था बार बार, जो आलोचक थे या खासकर ब्रिटेन था या जो वैसे राष्ट्र थे जो भारत को पसंद नहीं कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उधार संविधान तो तुम उधार से बनाया, ऑस्ट्रेलिया से भीख मांगा है, जापान से भीख मांगा है, यहाँ से बनाया, तो संविधान तो तुम्हारा अपना है नहीं। तो ये 1947 का अधिनियम में लिख दिया गया पहला कि हमारा संविधान किसी के दबाव, मतलब ब्रिटेन के दबाव में, अमेरिका के दबाव में नहीं बना रहे हैं, खुद से हम बना रहे हैं। तो इस आलोचना का जवाब देने के लिए लिखा गया। लिखिए दूसरा संविधान सभा एक विधायिका की तरफ कार्य कर रही थी। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका की तरह कार्य कर रही थी, विधायिका की तरह, लेजिस्लेचर विधायिका की तरह कार्य कर रही थी, जिसका पहला काम था संविधान निर्माण करना और दूसरा काम था देश के लिए विधि निर्माण करना। जिसका पहला काम था, लिखवा रहे हैं, जिसका पहला काम था देश के लिए संविधान का निर्माण करना, जिसका पहला काम था देश के लिए संविधान का निर्माण करना, तथा दूसरा काम था देश के लिए विधि का निर्माण करना। मतलब 2 बैठक होता था इसका, एक विधायिका के तौर पर और एक संविधान सभा के रूप में, देश के लिए विधि का निर्माण करना। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्षता करते थे तो संविधान निर्माण के रूप में अध्यक्षता करते थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे तो विधायिका के रूप में अध्यक्षता करते थे। मतलब संविधान सभा 2 काम कर रहा था, एक तो संविधान का भी निर्माण करना था, एक संसद भी चलाना था। तो संसद तो बना नहीं था, तो जो संविधान सभा अंतरिम था वही क्या कर रहा था, देश का सरकार का संचालन कर रहा था, क्योंकि संसद निर्मित होगा तब 1952 में पहला आम चुनाव होगा। समझना गया? तो संविधान सभा का 2 का अगर प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के कार्य में शामिल है विधायिका का निर्माण, मतलब विधि का निर्माण, और संविधान का निर्माण, और आंसर में ए और बी दोनों हो तो ए और बी को टिक मारना है, एक टिक मार के मत चलाइएगा। अगर दोनों काम में अलग अलग दिया हुआ हो, अगर एक ही काम दिया हो, 3 ऑप्शन अलग हो, तो कोई एक मार लेना, विधि का निर्माण या संविधान का निर्माण। लेकिन दोनों अगर मेंशन हो और ए और बी आंसर हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जानबूझ के एग्जामिनर क्या करता है कि दोनों ऑप्शन देगा और ए और बी भी देगा आपको, या उपरोक्त सभी भी देगा। हाँ, एक से अधिक आता है ना, तो दोनों ऑप्शन होगा तो एक से अधिक आएगा, तो एक से अधिक को टिक मारिएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन पता तो हो पहले कि हाँ ये दोनों सही है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा लिखिए, 3 काम कर रहा था। तीसरा, मुस्लिम लीग का संविधान सभा से अलग होने के बाद, मुस्लिम लीग का संविधान सभा से अलग होने के बाद
संविधान सभा से अलग होने के बाद कुल सीटों की संख्या कितना रह गई? 299। कुल सीटों की संख्या 299 रह गई। ठीक है, मुस्लिम लीग अलग हो गया तो कुल सीट कितना बच गया? 299। ठीक है, अलग होने के बाद संविधान सभा की, फिर बोले अपने मन से बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर हो ही जाए। क्या आप बता दीजिए इनको। मुस्लिम लीग की सीटों की संख्या, मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद संविधान सभा के कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। अब यहाँ पर तीन एस्पेक्ट याद रखना है। तीनों कब हुआ है, किसके द्वारा हो रहा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हो रहा है। आगे लिखिए, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये भी सीधे प्रश्न है, डिक्टो पूछता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जबकि इसके लिए कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। इसके लिए कुल 11 बैठकें, संविधान का बैठकें आयोजित की गई। बोलते चलना है कितना? 11 बैठक, मतलब कितना सीटिंग बैठा होगा? 11 सीटिंग में टोटल काम हो गया होगा। सीटिंग सुबह बैठता था, शाम को खत्म होता था, लगातार चलता था। और ये वो मुख्य बैठक है। मतलब एक होता है कि ऑर्डिनरी बैठक, अलग अलग मीटिंग चल रहा है, वो अलग है। ये है कि सारा मेंबर बैठेगा, जितना मेंबर सब आएगा। तो कितना हुआ था बैठक? 11। लिखिए, संविधान निर्माण में कुल, आगे लिखिए, संविधान निर्माण में कुल इसके प्रारूप पर संविधान निर्माण में कुल इसके प्रारूप पर लगभग, प्रारूप पर मतलब विचार कैसा बनेगा, ड्राफ्टिंग पर, प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई थी। संविधान निर्माण में कुल इसके प्रारूप पर 114 दिनों का, 114 दिनों तक विचार हुआ था। 114 दिनों तक विचार हुआ था और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। सोचो, इतना देश का हम लोग रिसर्च करके तब भारतीय संविधान बना है। और लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके इसका अवलोकन क्या किया? अवलोकन किया गया, कर लो, अवलोकन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक लिखो, आगे लिखो, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जैन 1950 को हुई थी। ये प्रश्न आया हुआ है, अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 जनवरी को क्या हुआ था? लागू। और लगभग 80% जो प्रावधान था कब ले लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। खाली गणतंत्र दिवस की घोषणा के लिए रुका गया था कि हम 26 जनवरी को इसको लागू करें। तो बन तो पहले ही गया था। 26 जनवरी बस फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया कि एक डेट होगा जिसका संवैधानिकता कुछ रहा होगा, कुछ इतिहास रहा होगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अंतिम बैठक हो गई। लिखिए, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और संविधान सभा 1952 के आम चुनावों तक, 1952 या 1951-52 कर सकते हो, 1951-52 के आम चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। और संविधान सभा 1951-52 के आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। ये पूछा जाता है एग्जाम।
और 1951 51 52 तक संविधान सभा अंतरिम, क्या लिखा, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। उसके बाद संसद भवन का निर्माण हो जाएगा। तक अंतरिम रूप से संसद का अंतरिम रूप से संसद का कार्य करती रही। अंतरिम रूप से संसद का कार्य करती रही मतलब सीधा है कि संविधान जब निर्मित होगा, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेके, ठीक है, 1950 से लेके और 1900 कितना तक, 52 तक, 2 साल लगभग कुछ दिन, ये क्या करेगा, संविधान सभा ही क्या रहेगा, संसद रहेगा। मतलब संविधान सभा संसद के रूप में काम कब तक करेगा, जब तक संसद भवन का निर्माण न हो जाए। 1952 में लोकसभा राज्यसभा दोनों का निर्माण हो गया। तो एक तिथि पूछता है, लुसेंट में आपके दिए हुआ है, हम लुसेंट याद नहीं किए हुए हैं। तो एक तिथि है, किस तिथि को लोकसभा का गठन हुआ, किस तिथि को राज्यसभा गठन हुआ, तो हाँ 13 मई है ना 1952। तो बस, बाकी तो आप लोग लुसेंट के मास्टर ऑलरेडी हैं, तो इसमें हमको बताना क्या है, ठीक है। लिखना है तो इसमें लिख दीजिए, नहीं तो सीधे छोड़िए इसको, आगे लिखिए, नेक्स्ट हटाइए इसको, आगे लिखिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के गठन के पश्चात, लोकसभा एवं राज्यसभा के गठन के पश्चात, एवं राज्यसभा के गठन के पश्चात संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। लोकसभा एवं राज्यसभा के गठन के पश्चात संविधान का अस्तित्व समाप्त, संविधान सभा का, संविधान मत लीजिएगा, संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। लोकसभा एवं राज्यसभा के गठन के पश्चात संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये संविधान निर्माण से संबंधित यहाँ पर जो जितना जो बैठक होता है, कितना दिन बैठक हुआ, कितना वाचन हुआ, इस सबसे प्रश्न जनरली पूछता है। और सबसे अधिक प्रश्न कंफ्यूज करेगा 24 जनवरी में, 26 नवंबर में और 26 जनवरी में। तो 24 जनवरी, 26 नवंबर और किसमें, 24 जनवरी, 26 नवंबर और 26 जनवरी में हमेशा कंफ्यूज करेगा, गलती करोगे। 24 जनवरी मेरे साथ बोलना है ताकि याद हो जाए। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, बोलिए, आप हंस रही तो आप ही बताइए, बताइए। अच्छा नहीं थी क्या आप, अच्छा कोई नहीं। 24 जनवरी क्या क्या हुआ था बताइए। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, कोई सब्जेक्ट में जब पढ़ रही है तो सुन रही है ना, तुम बताना है जो क्या, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ठीक है, अंगीकृत आत्मार्पित कर दिया गया, जो लिखा हुआ है प्रियम्बल के लास्ट में, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये तीनों याद रहेगा। हाँ, अ- नहीं नहीं, अंगीकृत मतलब हम अपना लिया हमने, आत्मार्पित मतलब सभी के आत्मा में वास कर गया, ठीक है। तो जो शब्द है ना, मतलब सीधे शब्द ऐसा ही है उसका, संस्कृत निष्ठ। अंगीकृत मतलब हमने इसको स्वीकार किया, सभी, अंगीकृत मतलब हर एक व्यक्ति के अंग को ये मंजूर है, मतलब पूरा नागरिक खुश हो गया कि हाँ यही संविधान है। आत्मार्पित मतलब अपने आत्मा को अर्पित कर लिए, ठीक है। और ये सब करके बोला है कि हम संविधान क्या किए, संविधान से हम प्रसन्न हैं, बस हो गया। लागू कब होगा, जिस दिन लागू होगा उस दिन गणतंत्र शुरू हो जाएगा। तो लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाएगी। अगला हेडिंग लगाइए। अब संविधान सभा की जो समितियां है आपको हम पीपीटी में दे देंगे तो चलेगा, ये लंबा समय लगेगा। संविधान सभा की जो समितियां है, बड़ी समितियां, छोटी समितियां, पीपीटी तैयार हो जाएगा वो, अगर नहीं नहीं मतलब तो पीपीटी में ही बोल देंगे, अभी लिखवाएं कि पीपीटी कल आएगा तो कल पीपीटी से कराएंगे ना, तो उसको समझा देंगे। यहाँ लिखोगे तो टाइम लगेगा, पहले बताते हैं। इधर 1 मिनट, यहाँ अगर लिखवाएंगे तो 1 मिनट सुन लो पहले, यहाँ अगर लिखोगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो समय बचाना है तो पीपीटी में कर लेंगे, कोई दिक्कत है। पीपीटी मिलेगा आपको, पीपीटी का प्रिंट निकलवा के चाहे जैसे करना है इसमें अटैच कर लेना, कॉपी या उतार लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। समितियां, हेडिंग खाली छोड़, हेडिंग करके छोड़ दो, हेडिंग लिख दो, हेडिंग लिखिए संविधान, संविधान लिखिए, हेडिंग लिखिए संविधान सभा एवं संविधान निर्माण से संबंधित समितियां, सभा एवं संविधान निर्माण से संबंधित समितियां, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण से संबंधित समितियां, ठीक है, समितियां। इसको 2 पार्ट में कर लेना है, बड़ी समितियां और छोटी समितियां, ठीक है, ठीक है। और यहां पर लिख देना है पीपीटी, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वहां पर टॉपिक आपको याद रहेगा, उसके बाद पीपीटी पढ़ना है, कोई दिक्कत,
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम देने की जरूरत है नहीं। अब लिखिए, हेडिंग लगाइए संविधान की विशेषताएं। ये टॉपिक खत्म हुआ, आप संविधान की विशेषता पर चल रहे हैं। मतलब अभी संविधान बाकी ही है, इसका संविधान का मतलब 1/4 अभी खत्म हुआ है। हमने ये बताया है कि यहाँ संविधान से संबंधित जो निर्माण से संबंधित समितियां हैं, अगर यहाँ बोलेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको पीपीटी पीपीटी जब आता है तो वहाँ समझा भी देंगे हम, पीपीटी समझा देंगे, बाकी इसके साथ आप कोरिलेट कर लीजिएगा। अब लिखिए संविधान की विशेषताएं, हेडिंग लगाइए संविधान की विशेषताएं। तभी ना, जो अब्सेंट कर रहा है उसको तभी तो मजा आएगा, कि अब्सेंट कर रहे हैं तो पीपीटी से तो ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आना है। चलिए संविधान की विशेषताएं लिखिए, इसमें लिखिए, देखिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। अब पॉइंट लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट कर लीजिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान। कुछ कुछ लिखवाना भी है, मेंस तो दे नहीं रहे हो, थोड़ा डिटेल करवा दें। इसमें मेंस दे नहीं रहे हो तो ये तो पूछेगा नहीं, तो कुछ कुछ हल्का डिटेलिंग करवा देते हैं या बताते हुए चल देते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान का मतलब हुआ कि विश्व में कोई भी ऐसा संविधान नहीं बनाया गया जिसमें इतना बड़ा आर्टिकल हो, इतना अनुच्छेद किसी में नहीं है, ना ही इतना अनुसूची था, और ना ही कुछ इसमें प्रोविजन ऐसा किया गया था। हमारा संविधान सबसे बड़ा इसलिए हो गया कि लगभग 60 देशों के संविधान का हम लोग शोध किए। ठीक है, तो शोध किए तो संविधान का आकार ऐसे ही बड़ा होना है, क्योंकि अपना 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे तो वही इतना ही विस्तृत है, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो दस्तावेज तो ऑलरेडी था, अब प्लस 60 देश के संविधान का और भी हम रिसर्च पर भेज दिए, 60 करोड़ रुपया खर्चा किए लगभग, और लगभग पूरा संविधान का संशोधन करवा के लास्ट में हमने शामिल कर दिया। यही कारण है कि भारतीय संविधान का जो आकार है बड़ा हो गया, और इसीलिए इसको कहता है, सब जो आलोचक कहते थे कि ये क्या है, उधार लिया हुआ संविधान है, इसको हमको काटना होता है। मेंस में क्या होता है, जब भी पूछेगा कि भारतीय संविधान उधार की देन है, टिप्पणी करे, तो कैसे लिखोगे? नहीं, इसलिए नहीं, उधार की देन नहीं है, आंसर यही ना होगा। क्या होगा? बताएंगे कि हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बताएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन को दिखाएंगे, इससे पहले संविधान का प्रोविजन था, नेहरू रिपोर्ट बताएंगे, एम एन राय की चर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, भारतीय अनुरूप में हमने क्या किया, संशोधन किया। हमारा अशोक के समय में बताएंगे धम्म की नीति, वो सब संविधान का ही एक प्रकार का पार्ट है ना। और जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति है, हमारा इतिहास है, वो भी तो परिपूर्ण है, समृद्ध है, उसको दिखाएंगे। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंख दिखाएंगे कि देखो ये सब चीज से संविधान बना है, ना कि तुमको हर उधार। हाँ, ये मानेंगे कि हमने उधार लिया, लेकिन इसलिए लिया कि हमारा संविधान और भी अच्छा हो, और भी ज्यादा निखरे। ऐसे ही आंसर राइटिंग करना है, इसी में शॉर्ट में बता दिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो लिख देना कहीं भी। ठीक है, अब इसमें डैश से लिखो, लिखो भारत का संविधान। थोड़ा तो लिखवा देना, तो इच्छा नहीं पूरा होता आप लोगों का। लेकिन भारत का संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें जिसमें मूल संविधान के अंतर्गत, जिसमें मूल संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान जो रियल था, मूल संविधान के अंतर्गत 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 395 आर्टिकल्स, ये भी लिखवाना पड़ेगा, जल्दी अपनी लिख दे। 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। 395 आर्टिकल्स, 22 भाग मतलब पार्ट, एवं 8 अनुसूचियां, शेड्यूल्ड 8 अनुसूचियां, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां क्या है, शामिल थी, शामिल थी, या शामिल है कर दो, शामिल है, तथा इसके मूल भाग को 22 भागों में बांटा गया है। हाँ है नहीं, थी करो, थी करो, सही है, थी करो, क्या क्या यहाँ पर संशोधन भी लिखवाना है ना, मूल संविधान में थी। ठीक है, तथा इसके 22 भागों में, तथा इसके 22 भागों में, वही है, मूल 22 भागों में लिखो ना, तथा इसके 22 भागों में महत्वपूर्ण संशोधनों के द्वारा
इसके 22 भागों में महत्वपूर्ण संशोधनों के द्वारा वर्तमान तक कितना, लगभग 425 अनुच्छेद लिख दो। 470 का तो कोई मतलब नहीं है, पूछेगा कभी नहीं, कहीं तो रेगुलर तो बढ़ ही रहा है, जो घटता है वो भी खत्म। लिख लो लगभग 470 कर दो, कोई नहीं, लगभग 476, क्योंकि ये लिखवाने से कोई फायदा है नहीं, तो बढ़ते घटते रहेगा। लेकिन लिखवाए हैं, लिखो लगभग, लगभग लिख दो ना, छोड़ो। लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां एवं क्या है, भाग कितना है, ठीक है 25 भाग हो चुका है, कर दो, हो चुका है। और समय समय पर इसमें और समय समय पर इसमें और समय समय पर इसमें संशोधन के पश्चात इसकी संख्या बढ़ती या घटती रह सकती है। और समय समय पर इसमें संशोधन के पश्चात इसकी संख्या बढ़ती या घटती रह सकती है। कंक्लूड कर दो। बढ़ती या घटती रह सकती है, ठीक है। आगे तो हमको पढ़ाना ही है, इसमें 14 का जोड़ा है, 9 का जोड़ा हुआ है, सब तो पढ़ाएंगे ही ना, तो इसमें लिखवाने का जरूरत है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से अधिकृत कर दो, अधिग्रहित कर दो, अधिग्रहित, विभिन्न स्रोतों से अधिग्रहित, विभिन्न स्रोतों से अधिगृहित। अब डैश देख लिखो, भारतीय संविधान में अधिकांश हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अधिकांश हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, अधिनियम से लिया गया है, तथा लगभग 60 देशों के संविधानों से, लगभग 60 देशों के संविधानों से हमने इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल किया है जो हमारे लिए अनुकूल थी। इसमें ऐसे प्रावधानों को शामिल किया है, ऐसे प्रावधानों को शामिल किया है जो हमारे अनुकूल थी, जो हमारे अनुकूल थी। अब कहां से क्या क्या लिया गया है, इसका क्या करें, पीपीटी करें या लिखवा दें, लिखवा दें। जैसे एक है कि आपको पीपीटी में होगा तो उसको समझाएंगे। जैसे कल जो क्लास होगी उसमें पीपीटी में जो हम बोल रहे हैं समझाने के लिए लिखवाएंगे, तो लिखवा दे या समझा दे, बता दो, जल्दी कराओ। लिखवाने में टाइम लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। लिखवा दें। अभी अगला क्लास कितना बजे है, टाइम हो गया है क्या लगभग? तब तक खींचो ना, जब तक सर आते हैं तब तक लिखवा देते हैं कुछ। अरे कम से कम पॉलिटी में, हिस्ट्री में कम से कम 6 पेज 5 पेज तो लिखना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ेगा आपको। ये आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, हम लोग भी कलम नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन बिना लिखवाए कोई गुजारा, भाषण देंगे तो फिर कहोगे क्लास कुछ हुआ ही नहीं है, तो लिखवाना तो पड़ेगा, ठीक है। क्या किया, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी लिखो, लिखो, जब तक सर आ रहे तब तक कुछ कुछ लिखवा देंगे। लिखो, लिखो, भारतीय संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, भारतीय संविधान पर अन्य देशों का प्रभाव, हेडिंग लगा के लिखना। हाँ लिखो ना, विशेषता में ही लिखवाना है।
उस भी स्रोतों से लिया गया लिखवाया है ना, विभिन्न स्रोतों से अधिकृत लिखा गया ना, उसके अगला लिखिए आप। भारतीय भारतीय संविधान पर अन्य स्रोतों का प्रभाव, अन्य स्रोतों का प्रभाव, डैश का जल्दी लिखते शुरू करो। प्रभाव, एक साइड लिखना देश, एक पेज ले लीजिए फ्रेश, एक साइड लिखिए देश और एक साइड लिख लीजिए प्रावधान। ऐसे देश में तो छोटा जगह लेना, कहीं नाम लिखना है, प्रावधान में थोड़ा लंबा जगह लेना। तो कॉपी पर अपने मान लो कि पेज है, जो भी A4 साइज पेज है, पेज को यहाँ पर खाली देश लिखना यहाँ पर, और यहाँ पर लिखो प्रावधान, क्योंकि प्रावधान में कुछ ज्यादा है तो लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, देश में लिखिए, पहला देश का नाम लिखिए, सबसे पहले तो ब्रिटेन ही लिख लीजिए। एक साइड देश, एक साइड प्रावधान, पहले लिखो ब्रिटेन, ब्रिटेन में डैश, ब्रिटेन के सामने सामने लिखना शुरू करो। संसदीय शासन प्रणाली, कहां से लिया हम लोग? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, उसी में लिखना है संसदीय विशेषाधिकार, इसी में लिखते चलना है संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, नागरिकता, विधि का शासन, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, आगे लिखो चुनाव में, हाँ, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली। चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे हिंदी में लिखो चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त, सर्वाधिक मत प्राप्त, प्राप्ति के आधार पर जीत की प्रक्रिया, प्राप्ति के आधार पर जीत की प्रक्रिया। परमाधिकार लेख, ये परमादेश नहीं है, ये दूसरा है, परमाधिकार लेख इसी में है। हम अपने आप देश का नाम चेंज करेंगे, तब तक आप इसी में लिखिए, पूछना नहीं है। परमाधिकार लेख, आगे लिखिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, फ्रेश पेज पहले ही बोले थे लेना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। अब लिखिए दूसरा, दूसरा देश का नाम लिखिए USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखिए, USA लिखिए, जो लिखना है। सबसे पहले क्या है? मूल अधिकार, यहां से प्रश्न हमेशा आता है क्या क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, JR जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कहां से लिया गया है? US से। तीसरा लिखिए संविधान की सर्वोच्चता, किसी भी हालत में संविधान सर्वोच्च रहेगा, तो संविधान की सर्वोच्चता, अब अगर लिखने नहीं आ रहा है तो उसका दोषी हम नहीं है। सर्वोच्चता, आप लोग ग्रेजुएट हो, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई नहीं, इंग्लिश में लिखिए संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर अभियोग, महाभियोग, सॉरी, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ, महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रणाली, निर्वाचित, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस, किसका है? USA का है। आगे लिखिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, हाँ, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, ये सब किसका लिया गया है? USA से। आगे लिखिए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, संविधान संशोधन की प्रणाली। और क्या लिया गया है? कुछ और कोई बता? ठीक है, लिखिए संविधान सभा की प्रणाली पहले लिखिए, फिर लिखिए राज्यसभा में सदस्यों का
निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया करिएगा। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन नहीं, निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है, कैसे चुना जाएगा 12 को। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसीजर की प्रक्रिया। अब लिखिए फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दो ही लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और दूसरा नहीं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना भी है, फ्रांस की क्रांति। दूसरा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये है दूसरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिखिए, ऑस्ट्रेलिया लिखना है इसमें। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया में लिखिए समवर्ती सूची, समवर्ती। कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, दूसरा लिखिए, और क्या लिया गया है, लिखो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और तीसरा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची का प्रावधान किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है। लिखिए जापान से, बताएंगे। भाषा है, प्रस्तावना यूएस से लेंगे लेकिन भाषा इससे लेंगे। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जापान से। आगे लिखिए यूएसएसआर, मतलब पूर्व सोवियत संघ से, या रूस, अब रूस भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर। ठीक है, लिखो, पहले लिखो मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर से पहले लिखिए मौलिक कर्तव्य। और क्या लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, न्याय का आदर्श कहां लिया गया है, प्रस्तावना में लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से। अब लिखो कनाडा, कनाडा लिखना है। सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप, फेडरेशन वाला, अर्ध संघात्मक, संघात्मक, सब टर्म समझाएंगे। मतलब यहाँ केंद्र राज्य मिल के काम करेगा, पूरा तरह से नहीं, राज्य बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगा, जुड़ा भी रहेगा लेकिन मुख्य, हाँ, सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप। आगे लिखिए नेक्स्ट। मतलब इसमें क्या होता है, सशक्त केंद्र के साथ राज्य चलेगा मिलके, केंद्र पावरफुल होगा लेकिन राज्य उसके साथ मिलके चलेगा। नेक्स्ट लिखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, इसी में कनाडा में ही, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां है ना आज भी भारत में। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आगे लिखिए नेक्स्ट, शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्य, इसी में लिखना है संघ एवं राज्यों के बीच, देश का नाम मैं खुद चेंज कर दूंगा, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रोसीजर है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया। और एक और है इसी में, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो राष्ट्रपति को देता है। हाँ हाँ वही,
सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन सबके लिए राष्ट्रपति को देगा जो भी मांगे। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी, ऐसे परामर्शी न्यायिक निर्णयन, परामर्श देगा, कोई मांगेगा राष्ट्रपति तो देगा, और क्या करना है इसमें। हाँ, किसको देता है, मतलब ये प्रोसीजर हम कहाँ से लिए हुए हैं, ये पूरा गया है। ठीक है, तो वहां 143 अपने पढ़ा है ना, तो उसमें जो राष्ट्रपति मांगेगा ये देना है, देने के लिए भी स्वतंत्र, दे भी नहीं सकता है, और राष्ट्रपति मानने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, मानेगा भी और नहीं भी मानेगा। ठीक, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोले, हम बोले कि इन द सेंस यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग देशों का अलग अलग मामला है। भारत में सीधे है कि सुप्रीम कोर्ट किसको देता है जनरली, ठीक है, राष्ट्रपति को। बाकी हाईकोर्ट वाला भी है तो उसको मांगे नांगे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर नहीं बता, यहाँ प्रोसीजर सीधे क्या है कि प्रधानमंत्री जाके मांग सकता है क्या, नहीं। तो जो प्रोसीजर उसी को पूछना है, तो सबको देगा मतलब सब मामलों में देगा, सबको आप ये मत समझिए कि पूरा सरकार को देगा, नहीं, राष्ट्रपति को लेकर। ठीक है, अब इसमें कोई छूटा नहीं ना। आयरलैंड सुना हुआ है क्या, आयरलैंड लिखिए, लिखो आयरलैंड। एक आयरलैंड और जर्मनी छूटा हुआ है, दोनों करवा देते हैं। आयरलैंड सर भी आ गए हैं तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आयरलैंड लिख लीजिए, जर्मनी दो ही बचा हुआ है। आयरलैंड में लिखिए, डैश देके जल्दी कर लीजिए। आयरलैंड में कर दिए डीपीएसपी, शॉर्ट में लिखिए डीपीएसपी, राज्य के नीति के निष्पक्षता को शॉर्ट में कर दीजिए डीपीएसपी। ठीक है, उसको लिखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला एवं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला एवं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला एवं विज्ञान एवं समाजवाद, साहित्य कला विज्ञान समाजवाद के क्षेत्र में, साहित्य कला एवं कोई नहीं, साहित्य कला एवं विज्ञान तथा समाजवाद के क्षेत्र में, विज्ञान तथा समाजवाद के क्षेत्र में ख्याति लब्ध लोगों का चयन किया जाना। अरे सुनते हैं ना, ख्याति लब्ध मतलब जो विद्वान व्यक्ति है, हाँ 12 को, तो वही लिखो ख्याति लब्ध। अब टर्म भी लिखवाना पड़ेगा, लिखिए ख्याति लब्ध या विद्वान कर दीजिए, लोगों का चयन, ख्याति लब्ध लोगों का चयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया यहीं से लिए हम लोग आयरलैंड से, तो लिखिए बंद कर दिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, जर्मनी छूट गया है तो छोड़ दीजिए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का, ठीक है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होता है जर्मनी में। क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी में लिख लो, अगर बंद नहीं है तो, जर्मनी छूटा हुआ है, जर्मनी में लिख दो आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आर्टिकल 358 359 से पढ़ाएंगे हम आगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी में हो जाएगा। अगला सेशन कल करेंगे, कल कुछ पीपीटी से भी करवा देंगे, कुछ समझाने वाला पार्ट, और अगला टॉपिक इसमें करना है। चलिए आज का क्लास यही रहने देते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन में हैं, कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती तो अच्छा होता प्लीज सर। हम लोगों का देखिए एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम आपका यहाँ भी तो एग्जाम ही चल रहा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों का। चलिए कोई नहीं, अगले सेशन में कल फिर मिलते हैं 9:30 से 11 कुछ नए टॉपिक के साथ। इसमें थोड़ा इसको आगे कराएंगे, अगला कंटिन्यू करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।